हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रूटफुल फिजिक्स। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स किया था और आज हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन हाइड्रोजन एटम द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। Calculate the force of attraction between them. Compare this force with the gravitational force acting between them. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ लेते तो आधा तो सोल्यूशन वहीं पे निकल जाता है। मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। देखिए हम लोग को मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का क्या रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो दोनों का वैल्यू सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस का वैल्यू सेम रहता है, बस माइनस और प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन वाले में यहाँ पे आगे माइनस लगा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा प्रोटॉन वाले में, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो ये डेटा तो हमें दिया रहेगा या फिर जनरली हमें पता रहता है ये डेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है एंड द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज दिस। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है। इस डिस्टेंस का वैल्यू है, मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम r कह रहे हैं, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम सभी जानते हैं कि अगर एक जैसे चार्ज होंगे, अगर माइनस माइनस चार्ज रहते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन। या फिर प्लस प्लस रहेंगे तो भी क्या होगा, रिपल्शन ही होगा। लेकिन जब सिमिलर चार्ज नहीं होते हैं, मतलब कि मान लीजिए एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, इसीलिए बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ई लिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1, मतलब मान लीजिए Q1 ये है, तो देखिए Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, तो यहाँ पे Q1 Q2 अलग अलग लिख के कोई फायदा नहीं है, एक ही लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका स्क्वायर, इसमें Q1 भी आ गया Q2 भी आ गया, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 9। 1.6 का स्क्वायर है तो दो बार लिख लीजिए 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी 10 है
10 टू द पावर -19 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 टू द पावर 9, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा -29। ठीक है, और नीचे क्या है 5.3 का स्क्वायर होगा तो 5.3 दो बार। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -22। अब इसको आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब 10 टू द पावर -22 को ऊपर लेके चले जाइए तो वो प्लस में हो जाएगा, और बाकी जो डेसिमल वाले नंबर है और ये 9 है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो है वो कर लीजिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या निकला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो निकला है। लेकिन आगे हमें कुछ और बोला गया करने के लिए, कंपेयर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कंपेयर दिस फोर्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत मिलता जुलता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, जी मतलब ग्रेविटेशनल के लिए है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आप पुट कर लीजिए, G का वैल्यू हमें पता होता है, G एक कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, 10 टू द पावर -11, और m1 और m2 मतलब एक क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो देखिए आर तो सेम है वो तो चेंज नहीं हुआ है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब आप इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, आपका आंसर आना चाहिए 3.61 इंटू 10 टू द पावर -47 न्यूटन, 3.61 इंटू 10 टू द पावर -47 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है ये। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना है 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8, ग्रेविटेशनल का कितना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -47। ठीक है, 47 देखिए ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच में वो इतना टाइम्स ज़्यादा है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, देखिए F ऑफ E इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू FG, है ना। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इतना मल्टीपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो ये रहा देखिए पूरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस गिवन था, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस उनका साइन अलग होता है, दोनों का मास का वैल्यू हमें पता होता है, और एक जनरल चीज ये पता होता है कि दो सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, दो डिफरेंट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस थे तो अट्रैक्शन हो रहा था, तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, इतना, और उन्हीं दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, अट्रैक्शन का इतना, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो फाइनली हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन this electron and proton. Okay,
तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पॉजिटिव आयंस, मान लीजिए दो पॉजिटिव आयन है। ठीक है, कुछ इस तरह इसको बना लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, टू पॉजिटिव आयन है ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब कि इस पॉजिटिव आयन का मान लीजिए चार्ज Q है तो इसका भी क्या होगा, Q ही होगा। सेम चार्ज है और दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों रिपेल करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझे। ठीक है, और किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो देखिए ये जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये चार्ज इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सॉरी ये आयन इधर और ये इधर। तो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। वेन दे आर 5 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस ऑन ईच आयन कंपेयर टू देयर न्यूट्रल एटम स्टेट। तो सबसे पहले देखिए ये जो आयंस है ये आयन बनने से पहले न्यूट्रल स्टेट में होंगे। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब कि इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, तभी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन वही है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस ऑन ईच आयन कंपेयर टू देयर न्यूट्रल स्टेट, मतलब न्यूट्रल स्टेट में जब ये थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे तब जाकर के इस स्टेट में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन निकाल करके जो है कि ये आयन बन गए, तो दोनों के लिए सेम केस है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए यहाँ पे दोनों आयंस का वैल्यू सेम है, मतलब Q1 Q2 दोनों का ही वैल्यू Q है। ठीक है, और R का वैल्यू क्या है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और फोर्स भी मुझे दिया हुआ है तो लिख लीजिए 3.7 इंटू 10⁻⁹ इसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों Q होगा तो Q²। ठीक है, देखिए कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिए, समझा देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्टली किए Q1 और Q2 दोनों सेम है तो Q² हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 3.7 इंटू 10⁻⁹। देखिए ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करके डायरेक्ट कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। देखिए हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बचा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q²। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको भी नीचे लेकर के आ जाइए और Q² को अकेले कर दीजिए, तो डायरेक्टली देखिए ऐसे लिख रहा है Q² इज इक्वल टू, ये पूरा ऊपर जो है लिख लीजिए 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20, और ये पूरा नीचे था 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो इस तरह से जब हम Q सॉल्व करेंगे तो हमारा Q का वैल्यू आना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर से, तो हमारा वैल्यू आना चाहिए लगभग 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन हमें ये नहीं बताना, हमें तो ये पता चला है कि इनके ऊपर चार्ज का वैल्यू कितना है, क्योंकि अभी तो वही निकला है। हमें तो ये पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज करके इस स्टेट में ये पहुंचे हैं। ठीक है,
तो उसके लिए क्वांटाइजेशन वाला लगा लीजिए, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू का अब यहाँ से एन क्या हो जाएगा, Q बाई ई। ठीक है, Q का वैल्यू अभी अभी निकाले 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E का वैल्यू कितना होता है मालूम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो साफ साफ है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान है, ये कट जाएगा ऐसे ही, और इसमें 16 टू से ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, काट ही दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इजी था, इसको आप ऐसे ही कर सकते थे, बट यहाँ वाला थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो हो जाएगा आराम से। तो फाइनली n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये न्यूट्रल स्टेज में थे तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और रिलीज करके इस स्टेट में आयन बन गए, इस स्टेट में पहुंच गए। तो ये था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस इज 18 न्यूटन। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, मान लीजिए 2 चार्जेस हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 चार्जेस है, Q1 और Q2। ठीक है ना, ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। ओके, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस इज 18 न्यूटन। ठीक है, अब इनके बीच का सेपरेशन कितना है हमें नहीं पता है, हम जस्ट एज्यूम कर ले रहे हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, 18 न्यूटन। ओके, अब देखिए सब कुछ सेम रखना है, कीपिंग द सेम सेपरेशन, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रहेगा। ठीक है, बिटवीन द दीज चार्जेस, बस इसको उठा करके हमको इस मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में रख देना है। ठीक है, जस्ट मैंने मीडियम चेंज कर दिया है, ये क्या हो गया है अब, ग्लास। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखिए फोर्स ऑफ फ्री स्पेस, ये तो दिया हुआ है 18 न्यूटन। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, देखिए जब आप लोग को कूलम्स लॉ पढ़ा रहे होंगे तो उसी में बताए थे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई बाई ई नॉट, और यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स का, जो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका फॉर्मूला लिखें तो कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप डिनोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये किसका है, फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का, और ये किसका है, ग्लास का, तो इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ जी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, नहीं सिर्फ एप्साइलन। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, देखिए 1/4 पाई एप्साइलन की जगह ये पूरा क्वांटिटी लिख सकते हैं, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। ठीक है, और ये हमें एक और वैल्यू यहाँ पे दिया था जो नहीं बताएं, 6। ये क्या है, ये एप्साइलन आर का वैल्यू है। ठीक है, एप्साइलन आर का वैल्यू है ये 6, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसको कहते हैं। अच्छा, क्या क्या बच गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस मैंने क्या किया, 1/एप्साइलन आर को बाहर ले लिया,
बाकी सब कुछ एक साथ है। देखिए सिर्फ यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन आर छुपा लीजिए तो बाकी सब कुछ एक साथ लिख दिया और एप्सिलॉन आर को बाहर लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये है वैल्यू एफ ऑफ फ्री स्पेस का, क्योंकि फ्री स्पेस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। इस पूरे वैल्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 18, क्योंकि हमको दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1 बाई इसका वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, तो एफ ऑफ जी का वैल्यू कितना आ रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स, मतलब जब दो चार्ज फ्री स्पेस में था तो उनके बीच में ज़्यादा फोर्स लग रहा था, लेकिन जब उन्हीं दो चार्ज को हम दूसरे मीडियम में डाल दिए, ग्लास के मीडियम में, तो उनके बीच में टोटल कितना फोर्स लग रहा है 3, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब कम हो गया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्जेस के बीच में आ जाएगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसके ऊपर, वो भी कर लेते हैं। देखिए ये है 4th क्वेश्चन, ओके। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ पॉइंट चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम is located at 2 meter, 1 meter, and another point charge Q2 of -5 microcoulomb is located at -2 meter, 4 meter. Determine the force on Q2 due to Q1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए और समझाने के लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखिए ओके, ये क्या है, मेरा 0 0 है ओरिजिन, इधर मेरा x है, यहाँ पे x डैश, और ये y है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 है, 2 3 4, 1 2 3, ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसके बाद, 1 2 3 4 1 2, ठीक है। देखिए एक चार्ज है, अ पॉइंट चार्ज Q1 जिसका वैल्यू इतना कहाँ पे है 2, 1 पे है, 1 2 2, 1, मतलब यहाँ पे है वो चार्ज। इस चार्ज का वैल्यू कितना है Q1 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, ये कहाँ पे है -2 4, मतलब -2 मतलब 1 2 और 4 मतलब ऊपर, तो 1 2 3 4 लगभग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला है Q2 जिसका वैल्यू कितना है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इस Q1 के वजह से देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो Q1 की वजह से Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, यही हमको निकालना है। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो सबसे पहले देखिए ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा R1, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन से Q2 इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा R2। ये देखिए R1 किसका पोजीशन, चूंकि हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। R1 क्या है Q1 का पोजीशन वेक्टर और R2 क्या है Q2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू, देखिए R1 का वैल्यू कितना है 2 1 है, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, और x के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है i, y के तरफ यूनिट वेक्टर j होता है, तो क्या लिखेंगे देखिए 2i प्लस
1 है तो सिर्फ जे लिखेंगे, ठीक है, मीटर। उसी तरह R2 लिख लीजिए, R2 कितना हो जाएगा, -2i + 4j, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम कूलम्स लॉ लगाएंगे तो हमको दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए रहता है, ठीक है। तो R21 मतलब कि अगर हम यहाँ से चल करके इस पॉइंट की तरफ जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि R21 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R21, इसको लिखेंगे R1 - R2, ठीक है। देखिए दोनों का वैल्यू आपके पास है, लिख दीजिए। R1 कितना है, 2i + j, माइनस R2 कितना है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसको पहले लिख लीजिए एक बार, -2i + 4j, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, देखिए ये प्लस हो गया तो 4i, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो -3j, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू हो गया, ठीक है। देखिए सवाल करते टाइम मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पहले ही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए मैग्नीट्यूड इसका, R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल है, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ओके। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25, तो 5 बाहर आएगा, 5 मीटर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वही इसका ये मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर, ठीक है। अब आ जाइए कूलम्स फोर्स पे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब पहले चार्ज की वजह से दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमने निकाला है R21 का स्क्वायर। और यहाँ पे होगा उसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। अगर आप कूलम्स लॉ वाला वीडियो देखे हैं मेरा तो ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ओके। इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है इसको थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू R21 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, R21 वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो है 4i - 3j और ये है 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻6। Q2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे साइन देना पड़ेगा आपको, ठीक है, -5 × 10⁻6, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। R21 इस पूरे का वैल्यू कितना है, 4i - 3j डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अच्छा और R21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक और बार लिख देते ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 इंटू -5 × 10⁻6, ठीक है। अच्छा इंटू 4i - 3j और यहाँ पे 25 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख दीजिए 5 5 ज़ा 25 और इस 5 को ऐसे ही 5 रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, 9 2 ज़ा कितना हो गया, देखिए 18 और नीचे कितना है, 25 है, ठीक है। बाकी अब 10 का पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, अगेन यहाँ पे 6 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 12 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 10⁻³ और ये बचा हुआ है अभी 4i - 3j,
ठीक है, अल्टीमेटली कितना आपका आंसर आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे माइनस साइन है, इसको भूलिए मत, इसको यहाँ पे लिख दीजिए -18 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 25, 4i -3j। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अगर रिपल्सन होता तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज Q1 Q2 इज अट्रैक्शन टाइप। ठीक है, शायद हम उल्टा बोल दिए। एक्चुअली माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, Q1 और Q2 के बीच में। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों के बीच में रिपल्सन होता। ठीक है, तो देखिए ये 3-4 सवाल है जो हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर किए। ओके, अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे। आज के क्लास में कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में बताइए, उसको दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।